अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें रिस्क लेने में बहुत ज्यादा डर लगता है, जिन्हें बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है नहीं पता, जिन्हें बिजनेस करने में बहुत ज्यादा डर लगता है, आप छोटी छोटी बातों को नहीं करते, छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में ऐड नहीं करते क्योंकि वो अपने साथ कुछ रिस्क लेकर के आती हैं, तो ये केस स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है और सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है। क्योंकि आज हम इस केस स्टडी में ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी पूरी जिंदगी रिस्क पर टिकी हुई है। आज हम इस केस स्टडी में एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ रिस्क ली हैं, जिनका काम है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जिनका काम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। जब आप स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो रिस्क तो वहां पर है ही, और कितनी ज्यादा रिस्क है वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज हम राकेश झुनझुनवाला की बात करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स जो 5 जुलाई 1960 को मुंबई में पैदा हुए, झुंझुनू से इनका परिवार आया था, मुंबई में शिफ्ट हुआ, जिनका नाम राकेश झुनझुनवाला है। और इनके पिता थे इनकम टैक्स ऑफिसर, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तब जाकर के इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीए की पढ़ाई की और सीए बने। लेकिन कॉलेज के दौरान ही इन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिंग शुरू की, किस तरह से अपने प्रोफेशन को इन्वेस्टिंग में बदला, किस तरह से अपना करियर इन्वेस्टिंग में शुरू किया, ट्रेडिंग में शुरू किया, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, वो चीज आज हम आपको इनकी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस केस स्टडी में बताने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके किस तरह से आप अपने प्रोफेशन की, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से, अगर आपके पास मनी नहीं तो आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप खुद पर विश्वास रख करके रिस्क ले सकते हैं। आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही इन्हें इंडिया का वॉरेन बफे नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसे ही इन्हें बुल मार्केट का किंग नहीं कहा जाता, स्टॉक मार्केट का किंग नहीं कहा जाता। इनके साथ काफी सारे नाम भी जुड़े हुए होते हैं, काफी सारे कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई होती हैं। हाल में 2020 में इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग की कंट्रोवर्सी चल रही है। 2008 में रिसेशन में इन्होंने भी पैसा खोया है, और उसके पहले हर्षद मेहता स्कैम 1992 में आपने इनको देखा होगा, इनके कैरेक्टर को देखा होगा। वहां पर इनके ऊपर शॉर्ट सेलिंग के काफी ज्यादा आरोप लगे थे। मनु मानिक जो कि ब्लैक कोबरा के नाम से जाने जाते थे, उस वक्त उनके साथ में मिलकर इन्होंने शॉर्ट सेलिंग, जिनमें राधा कृष्ण दमानी का भी नाम भी आता है, वहां पर मिलकर के इन्होंने शॉर्ट सेलिंग को अंजाम दिया था। ये आरोप भी इनके ऊपर लगते हैं, और एक किसी वीडियो में, किसी इंटरव्यू में इन्होंने ये बात शायद कबूली भी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला की, कि इन्होंने किस तरह से शुरुआत करी, किस तरह से इन्होंने अपने करियर को ट्रेडिंग चुना और अपने ट्रेडिंग को करियर चुना, किस तरह से स्टॉक मार्केट की इन्होंने शुरुआत करी, किस तरह से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करी। और आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि जब इन्होंने शुरुआत करी थी उस समय बीएसई सेंसेक्स जो था वो सिर्फ 150 पॉइंट्स पर था, और आज बीएसई सेंसेक्स की कीमत ये देखिए, तो कितने गुना इन्होंने पैसा लगाया। वो 5,000 रुपए जो इन्होंने शुरुआत करी, उन 5,000 रुपयों से जो इन्होंने बीएसई सेंसेक्स में लगाया 1985 में जब ये कॉलेज में थे, वो 5,000 रुपयों की कीमत कई हजारों करोड़ में अब है। उन 5,000 रुपयों की कीमत कई हजार करोड़ हो चुकी है इस वक्त। तो अब आप ये पता लगा सकते हैं कि इनकी नेटवर्थ कितनी होगी। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2020 में इनकी नेटवर्थ है $4.5 बिलियन, यानी 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जहां पर ये भारत के 54वें सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, और दुनिया की बात करें तो 665वें नंबर पर सबसे ज्यादा अमीरियत में ये आते हैं। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से या फिर ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्टिंग करके किस तरह से बड़ा बना जा सकता है, और इंडिया में इनको क्यों इंडिया के वॉरेन बफे कहा जाता है, किस तरह से इन्होंने शुरुआत करी, वो आज हम इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में पता लगाएंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। 1985 में से पहले जब ये मिडिल क्लास परिवार से थे, इनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो इनके घरों में स्टॉक मार्केट की काफी ज्यादा बातें होती रहती थी। इनके पिताजी स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वहीं से इनको भी इन्फ्लुएंस हुआ पिताजी से अपने ये इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट में और ज्यादा सीखने के लिए। तो रेगुलर जो इनके यहाँ पर न्यूज़पेपर आते थे, वहां से स्टॉक मार्केट के बारे में खबरें पता लगाते थे। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और तुम्हारे दोस्तों से भी तुम पैसे नहीं ले सकते। उनके दोस्तों से भी इन्होंने मना कर दिया कि मुझे पैसे मत देना, या फिर इन्हें राकेश को पैसे मत देना। अब करे तो ये करे क्या, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना था, इन्हें वो चीज सीखनी थी, इन्हें वो चीज करनी थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने भाई के जो क्लाइंट थे उनसे पैसे उधार मांगे, और उधार किस तर्ज पर मांगे, कुछ रिटर्न तो देना पड़ेगा, कुछ ब्याज तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि जो एफडी बैंक में जो एफडी कराई जाती है उससे ज्यादा रिटर्न मैं आपको इन पैसों का दूंगा।
इस शर्त पर उनको उधार पैसे मिले और उन्होंने उन पैसों को टाटा टी, जो उस वक्त 43 रुपये पर शेयर पे था, 5000 शेयर टाटा टी के इन्होंने खरीद लिए और 3 महीने के अंदर वो 43 रुपए का शेयर, वो 43 रुपए का शेयर 143 रुपये में कन्वर्ट हो चुका था और 5 लाख का प्रॉफिट इन्होंने वहां पर बनाया। तो ये इनकी पहली एक बड़ी इन्वेस्टिंग मानी जा सकती है। उसके बाद अगले 3 साल तक इन्होंने कम से कम 20 से 25 लाख का प्रॉफिट बनाया और स्टॉक मार्केट को डोमिनेट किया। स्टॉक मार्केट में जब इनकी पहचान होने लगी, 20 से 25 लाख का प्रॉफिट इन्होंने कॉलेज में रहते हुए, उस वक्त कॉलेज में शुरुआत करते हुए इन्होंने बनाया। अगले 3 साल तक 1985 में बीएसई सेंसेक्स इन्होंने 150 पॉइंट्स पर खरीदा। उसके बाद 5000 शेयर्स टाटा टी के खरीदे और उसके बाद यहां पर अब आप अज्यूम कर सकते हैं इन्होंने शुरुआती दौर में किन किन कंपनीज में पैसा लगाया। टाइटन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट लगा रखा है, लेकिन शुरुआत से टाइटन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाया। उसके बाद अरविंदो फार्मा में, एनसीसी में और क्राइसिल जैसी कंपनी में, सेसा गोवा जैसी कंपनीज में, प्राज इंडस्ट्रीज में इन्होंने शुरुआती दौर में पैसा लगाया। और टाइटन की अगर हम बात करें, टाइटन इंडस्ट्रीज जो इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि टाटा के अंदर आती है। टाइटन ज्वेलरी और टाइटन वॉचेस के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये चीज उन्होंने किस तरह से करी, 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी टाइटन में इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्राइसिल की बात करो, क्राइसिल में भी इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं और ऐसे ही कई सारी कंपनीज में 1000 करोड़, 800 करोड़, ड्यूपर में इन्होंने 800 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो किस तरह से ये अपने इन्वेस्टिंग करते हैं वो आपको कई सारी वेबसाइट्स पर, कई सारी आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगा। इनके स्ट्रेटजीज क्या होती है वो आपको कई सारी आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हमारे सीखने लायक बात यह है कि किस तरह से रिस्क ली जाती है, अपने ऊपर भरोसा करके, चीजों को सीख करके किस तरह से कैलकुलेटिव रिस्क ली जाती है और किस तरह से बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। क्योंकि 2003 में इन्होंने एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म भी खोली, जिस फर्म को इन्होंने नाम दिया रेयर फर्म, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था रेखा और इनका नाम था राकेश। तो राकेश और रेखा को मिलाकर इन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस को जन्म दिया और वहां पर यहां पर रेयर एंटरप्राइजेस के नाम से इन्होंने एक फर्म खोल जाएंगे। लेकिन रिस्क किस तरह से ली जाती है, किस तरह से और बाकी चीजें की जाती है, बिजनेस की शुरुआत किस तरह से की जाती है, वो यहां पर हमने देखा। 2008 में जब रिसेशन में पूरी दुनिया झेल रही थी, जब पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट्स का हाल बेहाल था, उस वक्त भी इन्होंने काफी ज्यादा पैसा खोया। अब स्टॉक मार्केट ये चीज तो है नहीं कि आपका पैसा ग्रो होता ही रहेगा, आपको वहां पर लॉस भी काफी सारे झेलने पड़ते हैं। तो 2008 में रिसेशन के दौरान 30% इनकी जो वेल्थ थी वो घट चुकी थी। 2008 में 30% इनकी वेल्थ पूरी की पूरी गायब हो चुकी थी क्योंकि रिसेशन था। लेकिन उस वेल्थ को इनको वापस लाने में, वापस रिकवर करने में 4 साल लगे। 2008 से 2012 में जाकर के वो वर्थ वापस, वो इनकी जो वैल्यू थी, जो इनकी मनी थी, वो रिकवर हो सकी। इतना बड़ा रिसेशन इनको हुआ था कि अपनी वर्थ लाने में 4 साल लग चुके थे। हालांकि वो 2008 का रिसेशन था, लोगों को 10-10, 12-12 साल भी लगे थे अपनी उस रिकवरी को पाने के लिए और काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी भी उस रिसेशन में गंवाई थी, जो कि काफी बुरी बात है। लेकिन ये चीज आपको देखने लायक है कि किस तरह से रिस्क ली जाती है, किस तरह से चीजें हैंडल की जाती है, किस तरह से स्टॉक मार्केट में अगर आपको कदम रखना है तो किस तरह से आपको कदम रखना है और किस तरह से रिस्क वाली इंडस्ट्रीज में आपको कदम रखना है। अपने ऊपर भरोसा करके, सेल्फ अवेयर होकर के आपको बिजनेस की शुरुआत किस तरह से करनी है, किस तरह से राकेश झुंझुनवाला से आप काफी सारी और चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि अब ये अपनी एक एयरलाइन भी लाने वाले हैं, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा रिस्की मानी जाती है। सबसे ज्यादा रिस्की एयरलाइन इंडस्ट्री मानी जाती है अगर हम ऐसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट की बात करें तो, जिनमें विजय माल्या डूब गए बुरी तरह से और आज वो लंदन में बैठे हुए हैं। तो किस तरह से एयरलाइन को अब ये शुरुआत करते हैं 40% स्टेक के साथ में आकाश एयरलाइंस की ये शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर ये 200 से 250 करोड़ रुपए अपनी वर्थ लगाने वाले हैं। हालांकि ये इनके लिए शायद रिस्क नहीं है क्योंकि ये अपनी पूरी नेटवर्थ का सिर्फ 1% लगाने वाले हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की शुरुआत करने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनमें और कितने कितने स्टेक्स लोग लेते हैं और किस तरह से ये एयरलाइंस चलती हैं। लेकिन इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इनकी फिलोसॉफीज हैं, इनकी स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट भी रह चुके हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट भी ये हैं। 2020 में इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि 25% ऑफ इनकी इनकम चैरिटी में जाएगी। उसके अलावा काफी लाखों बच्चों की जो सेक्सुअल असोल्ट हैं, काफ़ी हज़ारों बच्चों की जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी मदद करते हैं और 15,000 से ज़्यादा आई सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ये नवी मुंबई रिलेटेड हॉस्पिटल में करवा चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज़ ये करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपनी
स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और उनके बेस पर ये जो ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर इनको, उसी वजह से इनको इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है, उसी वजह से इनको स्टॉक मार्केट का किंग कहा जाता है और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। राकेश झुनझुनवाला से आपको क्या सीखने को मिला और किस तरह से आप उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने वाले हैं, अपने प्रोफेशन में अप्लाई करने वाले हैं, अपने करियर में अप्लाई करने वाले हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को बिस्टार्ट को, क्योंकि यहां पर ऐसी ही काफी ज्यादा केस स्टडीज हम लेकर के आते रहते हैं, कंपनीज की, इंडिविजुअल पर्संस की, और उसके अलावा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कैसे करना है, बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोज यहां पर हम लेकर के आते रहते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है बिस्टार्ट को, फॉलो करना है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बिस्टार्ट के नाम से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहां पर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और मिलेगी बिजनेस करने के बारे में।